क्या किसी देश की पहचान, उसकी आइडेंटिटी को बदला जा सकता है? ये सवाल भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के दिल में बसा है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। उस प्रस्तावना की कहानी आप देखेंगे कानूनी लड़ाइयों और राजनीतिक दांव-पेच से भरी हुई है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे N.A. पालकीवाला। उन्होंने प्रियम्बल को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा था। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। जैसे आपका आई कार्ड बताता है कि आप कौन हैं, वैसे ही प्रियम्बल बताता है कि हमारा देश भारत असल में है क्या, इसके सिद्धांत क्या हैं, लक्ष्य क्या है, सब कुछ। तो सवाल फिर वही आता है, क्या इस आइडेंटिटी कार्ड को बदला जा सकता है? क्या इसमें कुछ जोड़ा या हटाया जा सकता है? और यकीन मानिए, यही वो सवाल है जिस पर दशकों तक हमारी अदालतों और संसद में जबरदस्त बहस चली है। तो कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले से जो थोड़ा चौंकाने वाला था। ये वो पहला मौका था जब कोर्ट ने बताया कि वो प्रियम्बल को लीगली कहाँ देखता है। बात है 1960 की और केस का नाम था बेरूबारी यूनियन केस। ये हमारी कहानी का आप कह सकते हैं पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार प्रियम्बल की लीगल स्टैंडिंग पर अपनी राय रखी और इस राय ने आने वाले कई सालों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो फैसला क्या था? कोर्ट ने कहा कि देखो, प्रियम्बल ये समझने के लिए तो बहुत अच्छा है कि हमारे संविधान बनाने वालों के मन में क्या था। एक तरह से ये उनकी सोच का गाइड है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन था, ये असल में कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि आप इसे कोर्ट में ले जाकर लागू नहीं करवा सकते। ये बस एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन था जिसमें कोई लीगल पावर नहीं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। करीब 13 साल बाद एक ऐसा केस सामने आया जिसने भारतीय संविधान के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। ये था 1973 का लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपना ही पुराना फैसला पलट दिया। अब कोर्ट का कहना था कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत जरूरी, एक इंटीग्रल पार्ट है। ये एक जबरदस्त बदलाव था जिसने प्रियम्बल को असली लीगल टीथ, असली कानूनी ताकत दे दी। और इसी केस से एक और बहुत बड़ी चीज निकल कर आई, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल संरचना का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता क्या है? सिंपल भाषा में, संसद को कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने का अधिकार तो है, बिल्कुल है, लेकिन वो इसकी नींव को, इसके कोर फीचर्स को नहीं बदल सकती। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का सेफ्टी शील्ड है जो हमारे संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है? चीजें जैसे कि संविधान ही सबसे ऊपर है, देश का सेक्युलर चरित्र, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा यानी फेडरलिज्म, जुडिशियल रिव्यू और हमारे फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट के मुताबिक ये हमारे लोकतंत्र के वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिन्हें कोई भी अमेंडमेंट हिला नहीं सकता। अब कहानी में एक पॉलिटिकल ट्विस्ट आता है। केशवानंद भारती के फैसले के बस कुछ ही साल बाद देश में इमरजेंसी लगी और इसी दौर में प्रियम्बल में इकलौता बदलाव किया गया, आज तक का एकमात्र बदलाव। टाइमलाइन कुछ ऐसी थी, 1975 में देश में इमरजेंसी की घोषणा हुई। ठीक अगले साल 1976 में 42nd अमेंडमेंट पास किया गया। और क्योंकि ये सब इमरजेंसी के साये में हुआ, इस संशोधन की नीयत पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। तो इस अमेंडमेंट से बदला क्या? प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। इन 3 शब्दों ने हमारे देश के संवैधानिक पहचान पत्र को एक नया रूप दे दिया। अब सवाल ये था कि जुडिशरी इस पर क्या कहेगी? क्या ये बदलाव बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन था? यहाँ पर कोर्ट ने अपने ही बनाए हुए बेसिक स्ट्रक्चर वाले हथियार का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट की वैलिडिटी को जांचा और एक बड़ा ही न्यूआंस्ड फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, हाँ, प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसकी बेसिक फीचर्स को हाथ नहीं लगाया जा सकता। और फिर एक दिलचस्प बात कही, कोर्ट ने माना कि सेक्युलरिज्म जैसा आइडिया तो पहले से ही हमारे संविधान की मूल भावना में था। इस अमेंडमेंट ने तो बस उसे खुलकर साफ साफ लिख दिया है। इस बात को और ज्यादा पुख्ता किया गया 1994 के SR बोम्बई केस में। इस केस में तो कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि सेक्युलरिज्म संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। और ये बहस आज भी जिंदा है।
सोचिए, अभी हाल ही में 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका आई इन शब्दों को हटाने के लिए, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि अब इन शब्दों को व्यापक स्वीकृति मिल चुकी है, मतलब लोग इन्हें अपना चुके हैं और ये हमारे संविधान का एक पक्का हिस्सा बन गए हैं। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? प्रियम्बल की इस लंबी कानूनी यात्रा के बाद आज इसकी विरासत क्या है? ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है और हमारी नेशनल डिबेट्स का एक अहम हिस्सा बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई चैलेंजेस नहीं हैं। बिल्कुल हैं। जैसे आज की लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में सोशलिस्ट शब्द का क्या मतलब निकाला जाए, इस पर हमेशा बहस होती है। कई बार इन ऊंचे आदर्शों का इस्तेमाल पॉलिसी बनाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पॉलिटिकल रेटोरिक के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात, सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो सपना इसमें देखा गया था, वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। तो आगे का रास्ता क्या है? 3 चीजें बहुत जरूरी लगती हैं। एक, जुडिशियल विजिलेंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट लगातार बेसिक स्ट्रक्चर की पहरेदारी करता रहे। दूसरा, सरकारें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और प्रियम्बल में किए गए वेलफेयर के वादों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलें। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी, यानी हम सब आम नागरिक इन आदर्शों के मतलब और इनके महत्व को समझें। आखिर में हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल हमारे संविधान का मॉरल, फिलॉसफिकल और एथिकल कंपस है। ये सिर्फ कुछ कानूनी शब्द नहीं है, ये वो दिशा सूचक है जो बताता है कि भारत को किस दिशा में जाना है। ये उन मूल्यों का प्रतीक है जो हमारे देश को गाइड करते हैं। और जैसे जैसे भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि भविष्य में हम इस गाइडिंग लाइट को, इस मार्गदर्शक प्रकाश को कैसे पढ़ें, कैसे समझें। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर और आने वाली पीढ़ियों को भी खोजना होगा।